स्टूडेंट, अब जो हम लोग जो सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें बताना है व्हाट इज़ CMC, दैट इज़ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हमें बताना है, डिफाइन करना है CMC का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब देखिए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है। इट इज़ द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट यानी कि सोप सॉल्यूशन जिस पर कि मीजल फॉर्मेशन होता है ना। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन मतलब इट इज़ द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन at which measle formation take place, at which measle formation take place। ठीक है, सबसे कम सोप कंसंट्रेशन या सबसे लोअर सोप कंसंट्रेशन जिस पर कि मीजल का फॉर्मेशन हो जाता है उसे हम CMC कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। जनरली ये दोनों डेफिनेशन साथ में ही पूछी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो जो फॉर्मेशन होता है मिजल का जनरली वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबोव ही होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिजल इज टेक प्लेस ओनली अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, इसको अगर हम लिखे तो फॉर्मेशन ऑफ मिजल इज टेक प्लेस only above a particular temperature called क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगली चीज़ हमसे क्या पूछी गई है, कुछ और भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिफाइन करने के लिए दिए गए हैं। अगली जो चीज़ है वो है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसे हम लोग याद रखें या टर्म्स हमने पढ़ते समय ध्यान दी थी। सॉप्शन क्या होता है। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो पूछी गई है सॉप्शन। तो सॉप्शन क्या होता है देखेंगे हम लोग सॉप्शन को। सॉप्शन मतलब जब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साथ साथ में चलता है, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस टुगेदर then this process is known as sorption। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस साथ साथ में चलती हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी यहाँ पर सॉप्शन। जनरली सॉप्शन जो है वो हमें सिलिका जेल में देखने को मिलता है। जो सिलिका जेल होता है ना वो सफिशेंटली कैपेबल होता है दोनों ही प्रोसेस को साथ साथ में कराने के लिए। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी यहाँ पर सॉप्शन। ठीक है, अक्लूजन क्या होता है, एक और टर्म हमसे पूछी गई है यहाँ पर, अक्लूजन क्या होता है, अक्लूड होना या अक्लूजन क्या होता है। तो देखिए अक्लूजन मतलब व्हेन द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, सपोज करो कि हमारी मेटल की सरफेस है और इसकी जो सरफेस है इस पर जो फ्री वैलेंसीज या स्पेस थी उस पर जब गैसेस आकर एडहेयर हो जाती है तो दैट उसके कारण क्या होगा, जो सरफेस है वो गैसेस के कारण क्या होगी, ऑक्यूपाइड हो गई। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल की सरफेस के ऊपर गैसेस का एड्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो स्टक हो जाती है सरफेस हमारी, तो ये प्रोसेस हमारी अक्लूजन कहलाती है। अगली चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस किस तरह से रिलेटेड है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर, या हम इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन हमें हमको बताना है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए एड्जॉर्प्शन होता है गैसेस जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि गैसेस जो है उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस के पार्टिकल जो हैं वो उतनी जल्दी ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो भी क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही वैल्यू है कि गैसेस जो हैं वो कितनी जल्दी अपने आप को लिक्विफाई कर लेती हैं गैसियस स्टेट से। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है गैस का उसका ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या होता है,
उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब किसी भी गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, इसका इस तरह से रिलेशन है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं CT बोलती हूँ। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, क्यों लिक्विफाई हो जाएगी? क्योंकि अगर ये रिलेशन बनता है तो ऐसा माना जाता है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, तो अब रिलेशन हमें यहाँ पर बन जाएगा कि किसी भी गैसेस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हाई होता है। तो यहाँ पर रिलेशन बनता है कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा उस गैस का उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन यहाँ पर हुआ। अब एक टर्म हमसे पूछी गई है, हमको सिमिलरिटी बतानी है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन एक्वासोल एंड सॉलिड एरोसोल? एक्वासोल एंड सॉलिड एरोसोल, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है? ठीक है, तो सिमिलरिटी नहीं, हमसे यहाँ पर पूछा गया है सिमिलरिटी भी बतानी, साथ ही साथ हाउ डू दे डिफ़र, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो एक्वासोल और सॉलिड एरोसोल दोनों जो होते हैं वो उनके पास में डिस्पर्स फेज जो है वो क्या होती है, यहाँ पर सॉलिड होती है। इन दोनों के अंदर हम लोग बोले कि ये क्या है, एक तरह के कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो इन दोनों के ही जो डिस्पर्स फेज हैं, इसके और इस पे डिस्पर्स फेज, वो दोनों का स्टेट क्या है, यहाँ पर सॉलिड है। दोनों का डिस्पर्स फेज कैसा है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और इनका जो डिस्पर्जन मीडियम है इस वे में डिफ़र करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनका डिस्पर्जन मीडियम, तो एक्वा लिखा हुआ है, यानी कि इसका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कैसा है, वाटर है। यहाँ एरो लिखा है, यहाँ की यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कैसा है, एयर है। तो इस वे में क्या होते हैं, यहाँ पर ये डिफ़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि सोल जो है वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं जेल से। एक छोटा सा डिफरेंस हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। इन व्हाट वे सोल इज़ डिफ़र फ्रॉम अ जेल, सोल जो होते हैं वो जेल से किस तरह से डिफ़र होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सोल क्या होते हैं, तो कोलाइडल सिस्टम जिसके अंदर सॉलिड डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। ठीक है, सोल जो है वो कोलाइड्स ही हैं, बट कोलाइड्स के अंदर यहाँ पर फीचर ये है कि सॉलिड जो है वो क्या है, डिस्पर्स्ड है, यानी कि डिस्पर्स फेज जो है वो किसकी है, सॉलिड की है। और सॉलिड किस में डिस्पर्स किया हुआ है, यहाँ पर लिक्विड में, नहीं कि डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ये बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, सोल की। बट अगर हम लोग जेल की बात करें तो जेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। ठीक है, जेल में जो डिस्पर्स फेज है वो किसकी बनी हुई है, लिक्विड की, जबकि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो किसका बना हुआ है, यहाँ पर सॉलिड का। तो इन दोनों की फेज़ का डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो दोनों फेज़ हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन सोल एंड जेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन है, कोलिडियन क्या होता है, कोलोडियन है ना, कोलोडियन क्या है, ये वर्ड हमसे पढ़ने में कहीं नहीं आया, दिया भी नहीं है। जब 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज का मिक्सचर हम लोग बनाते हैं अल्कोहल या ईथर में, ठीक है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, अल्कोहल या ईथर दोनों में से किसी में भी 4% सॉल्यूशन बनाते हैं नाइट्रोसेल्युलोज का, तो ये चीज़ जो बनती है उसको हम कोलोडियन बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग अल्ट्रा फिल्टर बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डायलिसिस इज़ प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, जब डायलिसिस की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा समय तक अगर कर दी जाती है तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्या चेंज आता है कोलाइड्स के ऊपर। ये अगर हम लोग देखें तो एक्सेसिव डायलिसिस के कारण जो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमें पता है कि कोलाइड जो है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण स्टेबल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्टेबल करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के ड्यू टू प्रोलॉन्ग डायलिसिस जो इलेक्ट्रोलाइट के ट्रेसेस होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टेबल बनाने वाली चीज़ जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर रिमूव हो जाएगी पूरी तरह से, तो जिसके कारण कोलाइड जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, कोलाइड बिकम
अनस्टेबल, एंड ड्यू टू दिस अनस्टेबिलिटी कोएगुलेशन ऑकर। ठीक है, इस अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, यहाँ पर कोएगुलेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें एग्जाम्पल देना है सोल एंड जेल का, एक एक एग्जाम्पल देना है। जब मैंने यहाँ डिफरेंस दिया था उसी समय हम लोगों को ये देख लेना था, सोल एंड जेल का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए सोल क्या होगा, सोल जो है अगर मैं बात करूँ तो जो पेंट्स होते हैं ना, जो हम लोग पेंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या सेल में भरा हुआ जो फ्लूइड्स है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, सोल का। देन जेल की बात करूँ तो बटर और चीज़, बटर और चीज़ ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर जेल होते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, देखो अगला चीज़ हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द चार्ज ऑन सिल्वर आयोडाइड, है ना, टाइप ऑफ द चार्ज ऑन द सिल्वर आयोडाइड colloidal salt formed when AgNO3 solution is added to potassium iodide solution। ठीक है, देखिए सिल्वर आयोडाइड का जो कोलाइडल सोल बनेगा, जब बनेगा जब हम सिल्वर नाइट्रेट को किस में ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करेंगे। तो वो जो सोल बनेगा उस सोल में किस तरह का चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या है पहले तो हम ये समझ लें। मैं ये बोल रही हूँ कि जब AgNO3 के अंदर हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के कारण क्या बनेगा, हमारा एक सोल बनेगा। सोल कैसा बनेगा, पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड का। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर बनेगा, इसमें किस तरह का चार्ज बनेगा, तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो रही है तो नेगेटिवली चार्ज सिल्वर आयोडाइड सोल इज फॉर्म। ठीक है, क्यों हो रहा है, ये जो सिल्वर आयोडाइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो सोल बना था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी सरफेस पर क्या कर लिया, एडेयर कर लिया। तो नेगेटिव चार्ज के एड्जॉर्प्शन के कारण जो सोल है वो भी कैसा हो गया, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, एक बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। कॉजेज़ ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, ये अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है इट इज़ ड्यू टू चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, है ना। सबसे पहली चीज़ जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज पॉसिबल ड्यू टू चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ड्यू टू चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल हैं उन पर चार्ज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। और इसी चार्ज पार्टिकल के कारण जब वो इलेक्ट्रोड जो अपोजिट फील्ड की तरफ वो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो कोएगुलेट हो जाते हैं या फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट हैपन व्हेन जिलेटिन इज एडेड इनटू गोल्ड सोल। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन gelatin is added to gold soul, when gelatin is added to gold soul। जिलेटिन को हम किस में ऐड करते हैं, यहाँ पर गोल्ड सोल में अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो गोल्ड सोल जो कि लियोफोबिक होता है, ये इट्स बिहेविंग लाइक अ लियोफिलिक कोलाइड व्हेन जिलेटिन इज एडेड इनटू इट। ठीक है, गोल्ड सोल कैसा होता है, इसका अगर हम लोग फीचर देखें तो इट इज़ लियोफोबिक। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, कोई भी मेटल का जो सोल होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, लियोफोबिक होता है। जब इसके अंदर मैंने जिलेटिन ऐड कर दिया, जिलेटिन इज़ लियोफिलिक, तो इसके ऐड हो जाने के कारण क्या होगा, ये जो दोनों ही सॉल्यूशन हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, अब लियोफिलिक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। वैसे भी जो लियोफिलिक सोल होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते ही हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है, सोल और इमल्जन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है ना, दो डिफरेंस बताना है बिटवीन सोल एंड इमल्जन, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब देखिए सोल जो होते हैं उसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड होता है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड होता है, यानी कि सोल के अंदर जो डिस्पर्स फेज़ है वो सॉलिड होता है
जबकि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। जबकि इमल्सन के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम ये दोनों ही चीज़ें कैसी होती हैं, लिक्विड होती हैं, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस के बीच में हुआ। सोल जो है वो क्वाइट स्टेबल, जबकि इमल्सन जो होते हैं वो लेस स्टेबल। तो हम लिख सकते हैं सोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर लिक्विड और इनमें डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होता है तो ये लेस स्टेबल होते हैं। जो इमल्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस हमने यहाँ पर बताया। अब एक चीज़ है जो मैंने पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बार बार बताई है कि जो बटर है, स्पेशली बटर के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बटर का हमको क्या बताना है, बटर का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताना है। तो बटर में डिस्पर्स फेज जो होता है वो होता है लिक्विड का बना हुआ, यानी कि लिक्विड को हमने क्या करा हुआ है, एक सॉलिड के अंदर एक सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। तो बटर जो होता है उसमें लिक्विड फेज जो है उसको डिस्पर्स फॉर्म में रखा है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम जो है वो किसका बना हुआ है, सॉलिड का बना हुआ है, ठीक। अब हमें एग्जांपल देना है यहाँ पर, क्या इमल्सन की हम लोग बात कर रहे हैं। इमल्सन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइड इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड और बोथ आर इमिसिबल इनटू ईच अदर। अब आपको यहाँ पर दो तरह के जो हमने इमल्सन बताए हैं, जैसे ऑयल इनटू वाटर एंड वाटर इनटू ऑयल, इसके कुछ एग्जांपल बताना है। तो ऑयल इनटू वाटर की अगर हम लोग बात करें, ऑयल इनटू वाटर टाइप जो इमल्सन होता है उसके एग्जांपल हैं यहाँ पर, एक तो मिल्क और दूसरा होता है वैनिशिंग क्रीम। मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम ये ऑयल इनटू वाटर है। दूसरा अगर हम लोग देखें वाटर इनटू ऑयल जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें एग्जांपल है मेरे पास में बटर के बाद में कोल्ड क्रीम, कोड लीवर ऑयल, ये सब जो है वो एग्जांपल किसके हैं यहाँ पर, वाटर इनटू ऑयल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व करे। अब अगली चीज़ यहाँ पर बताई गई है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड सोल। जो कोलाइड सोल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए मेन रीज़न कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमें यहाँ पर बात करनी है। तो कोलाइडल सोल जो होते हैं ना, उनके पास में चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपल करता है, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और रिपल्शन के कारण वो एग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट होकर वो बिगर पार्टिकल नहीं बना पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स जो सोल के होते हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पर सेम चार्ज को कैरी करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ चार्ज उनके पास में प्रेजेंट है, और ये जो चार्ज है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है, ठीक है। और रिपल करने के कारण क्या होगा, रिपल्शन के कारण वो एग्रीगेशन को अवॉइड करते हैं। जो पार्टिकल है ना वो एग्रीगेशन नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिकल जो है पास में आकर नहीं चिपकते हैं, तो बिगर पार्टिकल नहीं बन पाते और वो कोलाइडल स्टेट के अंदर ही रह जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर बताइए। हमें यहाँ पर बताना है हमें 3 डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द केमिकल एब्जॉर्प्शन जो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली डिफरेंस बताना है, बट फिर भी कुछ यूनिक फीचर हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसे फीचर्स बताना है जो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर नहीं मिलते। तो देखिए केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे तो हम लोग उसको डिफरेंस में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन की वो हाई होती है, ठीक है। अराउंड 80 to 240 किलो जूल पर मोल इतनी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है वो क्या है, ये है हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी, तो हाई स्पेसिफिसिटी मतलब क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब कि
जो केमिकल बॉन्डिंग है वो यूजुअली जहाँ केमिकल एफिनिटी होती है वहीं पर उसका फॉर्मेशन होता है, हर जगह केमिकल एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब बनने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, केमिकल एफिनिटी होना चाहिए। तो इस कारण यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमको बताई गई है, तीसरा जो फीचर है वो है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, अब इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो यूजुअली इरिवर्सिबल ही होते हैं, मतलब एक बार अगर कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कंपाउंड से वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो जनरली केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमें हाई एनर्जी लगी थी, हाई एनर्जी के कारण न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करा था, हाई एक्टिवेशन एनर्जी लगी थी, तो पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये है इरिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, या 3 फीचर मैंने अभी बताए जो कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में दिखते हैं बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं दिखते। अब अगली चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, हमें एक एग्जाम्पल देना है ना, एक एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर केमिकल सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे हम लोग। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग फाइनली डिवाइडेड, ये मेटल की सरफेस है यहाँ पर, फाइनली डिवाइडेड निकल मैंने लिया है और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली जो प्रोसेस है इसमें हाइड्रोजन गैस जो है जब निकल पर एड्जॉर्ब हो रहा है तो इनके बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पर वीक फोर्स लग रहा है, हम इसको वीक वंडरवॉल फोर्स बोल सकते हैं, यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, इनिशियली प्रोसेस यही हो रही है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, इसी में क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन एटम बता देंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है, अगेन सरफेस तो वही रहने वाली है, बट जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो डिसोशिएट होकर क्या बन गया, हाइड्रोजन एटम बन गया। और ये जो हाइड्रोजन का एटम है वो सरफेस के निकल यानी कि मेटल के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन डिसोसिएशन इनटू हाइड्रोजन एटम, ये क्या करेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये निकल है तो निकल जो है वो हाइड्रोजन से आप रिएक्ट करके क्या करेगा, अपनी मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, और मेटल हाइड्राइड के फॉर्मेशन के दौरान बनते हैं केमिकल बॉन्ड। इस प्रोसेस में क्या बनेंगे यहाँ पर, केमिकल बॉन्ड। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, एक तरह की केमिजॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है ऑन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में कंप्लीट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें, क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह से साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एड्जॉर्बेंट, प्रेशर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन ए सॉलिड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या करा गया है, क्वेश्चन ये है कि साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, ये किस तरह से अफेक्ट करता है। पहले तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट है, दूसरा प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रेशर ऑफ द गैस है, तीसरा है टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ फैक्टर हो गए। ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड पर जब गैस का एड्जॉर्प्शन होता है तो इस प्रोसेस को ये 3 फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करेंगे हमें बताना है। तो देखिए कुछ फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देखिए कौन कौन से फैक्टर है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया। जितने स्मॉल पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर,
सरफेस एरिया होगा, पार्टिकल का सरफेस एरिया उस केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसी के कारण जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया, यानी कि जितने छोटे एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर की बात करें तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, एक टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन जो है फर्स्ट इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, मतलब पहले तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा यहाँ पर, बढ़ेगा। और उसके बाद क्या करेगा, देन इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, देन इट्स अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, अगर इसी प्रोसेस पे मैंने हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहले तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अगर मैंने हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया, और अब जो है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई भी असर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर से उतना अफेक्टेड, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। वैसे केमिकल एड्जॉर्प्शन को भी कराने के लिए हमें यहाँ पर एनर्जी चाहिए, बट एट लो टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसका रेट हायर होता है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो हाई टेम्परेचर पर हायर होता है। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अगली चीज़, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हिट्रोजिनस कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पर देना है। ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा भी गया और हमने इसको सॉल्व भी करा है। क्वेश्चन है हमारा हिट्रोजिनस कैटालिसिस क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल जो हैं वो हमें यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो देखिए हिट्रोजिनस कैटालिसिस क्या होता है, catalyst in different phases than that of the reactant in a reaction is called heterogeneous catalysis। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट, या हम कह सकते हैं कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट, ये दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर डिफ़र होते हैं, तो ऐसे कैटलिस्ट हमारे हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। और इसका अगर हमको कुछ एग्जांपल देना है तो एग्जांपल में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके जब अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं हाबर्स प्रोसेस के दौरान, तो वो ये इसका एग्जांपल है, मैं नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, देन अमोनिया इज फॉर्म, और इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आयरन का और मॉलीबेडनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आयरन और मॉलीबेडनम का जो स्टेट है तो सॉलिड है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्टेट जो है वो गैसियस होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। और भी हमारे पास में एग्जाम्पल है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखिए रिएक्शन में लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पर, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस था, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, तो यहाँ पर भी दोनों की स्टेट डिफर कर रही है, इसलिए ये भी एग्जांपल हो जाएगा हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। और एग्जांपल की हम लोग बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, तीसरी जो प्रोसेस है वो है हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल जो है बाय एलुमिना, एलुमिना जो होता है वो होता है L2O3। ठीक है, इसके थ्रू जो डिहाइड्रेशन हम लोग करेंगे वो भी एग्जांपल है इसी का। तो देखिए क्या रिएक्शन है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। इसको जब एलुमिना की प्रेजेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर इथीन प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्यूमिना है वो सॉलिड है, जबकि अल्कोहल जो था वो कैसा था, लिक्विड था। ये भी एग्जांपल हो गया हमारा हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। एक और एग्जांपल की हम लोग बात करें यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होगा C6H5NO2, है ना, जो कि यहाँ पर होता है लिक्विड स्टेट में। इसको हम रिड्यूस करा रहे हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पर गैसियस स्टेट में, और इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल यहाँ पर कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो हमें मिलेगा एनिलिन, प्लस इस प्रोसेस के अंदर हमें मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो
रिडक्शन की प्रोसेस हुई है वो किसकी प्रेजेंस में हुई है यहाँ पर, निकल विच इज़ इन सॉलिड, जबकि जो नाइट्रोबेंजीन है वो कौन सी स्टेट में है यहाँ पर, लिक्विड स्टेट में। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसके लिए, हेटेरोजेनेसिस ऑफ कैटालिसिस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हुए डिस्कस किए थे। तो एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, तो पहली चीज़ है यहाँ पर एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर लें। कैटलिस्ट क्या है, ये टर्म हमें अच्छे से पता है, दो सब्सटेंस विच आर एबल टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को जो अल्टर कर सकें वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे यहाँ पर कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है, दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब वो एबिलिटी किसी कैटलिस्ट की जिसके कारण वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना है, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकते, जबकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्लैटिनम अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वो रिएक्ट करके, वायलेंटली रिएक्ट करके क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है वो सपोर्ट कर रही है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को, जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम दे फॉर्म वाटर। ठीक है, जनरली ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, और अगर मैं थोड़ा सा क्वांटिटी में इसमें प्लैटिनम ऐड कर देती हूँ तो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, वाटर बना देते हैं। तो ये है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट में वो पावर है कि वो रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी बैरियर ब्रेक करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ नोन एज एक्टिविटी। नाउ सिलेक्टिविटी, अगली जो टर्म है कैटलिस्ट के बारे में वो है सिलेक्टिविटी। अब देखिए सिलेक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, सिलेक्टिविटी मतलब ये होता है कैटलिस्ट की वह एबिलिटी होती है जिसके थ्रू एक केमिकल रिएक्शन के से कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सपोज करो एक ही रिएक्टेंट है, बट उस एक रिएक्टेंट के थ्रू अगर हम लोग कैटलिस्ट को अल्टर कर दें, कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है, अगर हम कैटलिस्ट को अल्टर कर दें तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पर लिया है अल्कोहल CH3CH2OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो हमें मिलता है एल्डिहाइड प्लस हमें मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इसलिए प्रोसेस कहलाती है हमारी डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है इसलिए रिएक्शन कहलाएगी डिहाइड्रोजिनेशन। सेम यही अल्कोहल का CH3CH2OH मैंने लिया है और इसको अगर मैं एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्ट कराती हूँ, इसकी प्रेजेंस में मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर इथीन प्लस मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी मेरी यहाँ पर डिहाइड्रेशन। जो प्रोसेस है वो कहलाएगी डिहाइड्रेशन। तो ये जो रिएक्शंस थी मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी जो हैं ये कैटलिस्ट को बिलोंग करती हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया उसके बारे में हम लोग बात करें। क्या रीज़न है कि BF3 जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। BF3 मतलब होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये एक इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें से क्या प्रॉपर्टी है कि एक इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो क्या प्रॉपर्टी है BF3 के अंदर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, देखिए BF3 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जिसके कारण ये अपने आप को एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करवाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन